ये वाली वजह से इसीलिए इसके ना हासिल इसी हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्मार्ट क्लासेस। हम मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट में हमने प्रीवियस सेशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, ठीक है। उसके अंदर हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा वो कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस देखा था। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो एनालिस्ट है, जो बिजनेस एनालिस्ट है, उसको कैसा स्ट्रक्चर रखना है ऑर्गेनाइजेशन का। ये तीन जो हमारे क्वेश्चंस है उस पर डिपेंड करेगा, तीन एनालिसिस पे डिपेंड करेगा। पहला था एक्टिविटीज एनालिसिस, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो हमारे बिजनेस की कोर एक्टिविटी है, उसके हिसाब से आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रख सकते हैं। सेकेंड था हमारा डिसीजन एनालिसिस, जो कि किस बेसिस पे था कि भाई आपका डिसीजन कैसा होगा, आपके जो डिसीजन है वो आपके लिए कौन और कितना ले रहा है, मैनेजर कितनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है, तो वो हमें अगर डिटरमाइन करनी है तो वो डिसीजन एनालिसिस होता है। और तीसरा था रिलेशनशिप्स एनालिसिस, मतलब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स आपके कैसे होंगे, उसके बेसिस पे अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो हम वो कहते हैं रिलेशंस एनालिसिस। इसमें हमने तीन तरह का देखा था, वर्टिकल, लैटरल और डायगोनल। तो आइए आज हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रिंसिपल्स जो थे ये भी हमने कवर कर लिए थे प्रीवियस सेशन में। The formal organization refers to the structure of jobs and positions with clearly defined functions and relationships. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बात की, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या होगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पर क्या होता है, सब चीजों का एक कायदा होता है, एक एकदम फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है चीजों का, जॉब्स का, पोजीशंस का, सब चीजों का। ठीक है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ jobs and positions with clearly defined functions and relationships, तो ये सब अगर है तो आपका क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और सॉरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब अगर इसमें हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के आगे पढ़े तो इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर ये कैसा सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज, कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ टू और मोर पर्सन्स। और यहाँ पर जॉब्स वेल डिफाइंड होते हैं, सबको अपनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पता है। ठीक है, अगर ये ऐसा फेज है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, यहाँ पर जो हमारे पिलर्स हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन कौन से हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, अगर जो आपका लेबर है आपने उसको स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पे, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपने उसको डिवाइड कर रखा है, तो वो आपका स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर है। स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस, ये कल हमने देखा था। स्केलर मतलब क्या होता है, स्केलर चेन मतलब हमने देखा था ना, वो फॉर्मल स्ट्रक्चर जहाँ पर आपके जो हिरार्की है उसके हिसाब से सारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये भी देखा हुआ है हमने। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि कितने सबऑर्डिनेट्स एक सुपीरियर के अंडर काम करते हैं, कितने सबऑर्डिनेट्स एक सुपीरियर के अंडर काम कर रहे हैं। तो ये चार चीजें हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस, स्ट्रक्चर और स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये हमें बताता है कि आगे हमारा जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये इन चार पिलर्स पर डिफाइंड रहेगा। आपको अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो ये चार को आप किस तरीके से स्ट्रक्चर करते हो, ये आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक रहेगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने देखा कि वो टॉप मैनेजमेंट के हिसाब से चलता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करना है तो टॉप मैनेजमेंट ही बताएगा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा।
सेकंड में ये बता रहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप्स जो है लोगों के आपस में और अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ या फिर अपने सुपीरियर्स के साथ, वो भी क्लियरली डिफाइंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है जॉब्स जो आपको करनी है उस पे ज्यादा फोकस रहेगा और ना कि इंडिविजुअल्स पे कि जो वो काम करते हैं। मतलब हमें होलसेल, हमें बस इससे मतलब है कि हमारा जॉब कैसा हो रहा है, ठीक है, वो कैसा हो रहा है, कौन उसको परफॉर्म कर रहा है, ये इतना वैल्यू नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स आर फिटेड इनटू जॉब्स एंड पोजीशंस एंड दे वर्क एज पर द मैनेजरियल डिसीजंस। वो तो हमें पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो हमारा जॉब स्ट्रक्चर है वो उसके हिसाब से ही रहता है, रैंक के हिसाब से ही डिफाइंड रहता है। नेक्स्ट है अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड बाय रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स के हिसाब से ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करता है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें कौन लेट डाउन करता है, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। वही आपको पोजीशन बताएगा, अथॉरिटी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, यही सब चीजें बताएगा। तो ये हमने एक ही चीज ये बार बार बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, ये क्लियरली डिफाइंड स्ट्रक्चर है जो टॉप मैनेजमेंट देता है। सेकंड, ये जो है इसमें रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से मेंटेन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, ये उसके हिसाब से रहता है। तीसरा, यहाँ लोगों को उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का पूरा पूरा ज्ञान है। ठीक है, तो यही चीज इन्होंने बार बार बोली है। अगर हम इनफॉर्मल की बात करें, आप क्रिटिसिज्म छोड़ सकते हैं, डिसएडवांटेजेस छोड़ सकते हैं इसके। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देखो, इट refers to the relationship between people in the organization with personal attitudes, emotions, prejudices, likes, dislikes, उसके कारण भी आप क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, लोगों के साथ आपको एक कॉमन गोल के लिए काम करना है, तो वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो इतने डिफाइंड नहीं होते हैं, ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते। यहाँ जो ग्रुप जो है वो पहले से प्री प्लान नहीं रहता है, यहाँ हमारे लैंग्वेज, कल्चर या टेस्ट के हिसाब से हम ग्रुपिंग्स कर लेते हैं। और जो ये ग्रुपिंग्स होती हैं ये नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट को बताती, ये ऐसे ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो जाती है, जैसा भी एनवायरमेंट है उसके हिसाब से लोग बाग अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से दूसरे लोगों से टाई अप करते हैं। तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के उलट है एकदम। यहाँ पर इनफॉर्मल है तो यहाँ पर मतलब इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द फॉर्मल अथॉरिटी, अनप्लैंड है, और ये हमेशा इसी तरह अराइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखा हमने, इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और यहाँ पर रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स नहीं चलते, यहाँ पर आप ह्यूमन टू ह्यूमन जो आपका कम्युनिकेशन डेवलप होता है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्रक्स है। नेक्स्ट है इंटर रिलेशंस अमंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी शोन इन द इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो यहाँ पर आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो होता है नॉर्मली वो क्या डिफाइन करता है कि भाई किसकी अथॉरिटी है, किसकी किसी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी अकाउंटेबिलिटी है। पर यहाँ पर तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यहाँ लोग क्या है, लोग जो है वो इनफॉर्मल तरीके से एक दूसरे से काम कर रहे हैं, मेंबर टू मेंबर अपने हिसाब से, अपने कल्चर, अपने टेस्ट, अपने लाइकिंग्स के हिसाब से ग्रुप्स बना रहे हैं। यहाँ पर जो है कॉमन टेस्ट, प्रॉब्लम या लैंग्वेज के हिसाब से बाइफर्केशन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लोगों के पर्सनल एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, कैसे, इमोशंस, उनके लाइक्स, डिसलाइक्स। मतलब अगर हमें पता है कि हमें किसी एक बंदे के साथ काम नहीं करना है तो हम उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं, वो हो गया हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बेनिफिट्स कौन कौन से हैं इसके, इट ब्लेंड्स विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इट मोर इफेक्टिव। मतलब आप किसी तरह से ये बोल नहीं सकते कि ऑर्गेनाइजेशन में बेटर क्या हो सकता है, फॉर्मल ज्यादा बेटर है या इनफॉर्मल ज्यादा बेटर है। दोनों तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साथ ही साथ काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका many things which cannot be achieved through formal organization can be achieved through informal organization.
बहुत सी चीजें जो आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही रूल्स और रेगुलेशंस पे बेस्ड है। तो आप नॉर्मली वो काम किससे करवा लेते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन एन एंटरप्राइज मेक्स द मैनेजर्स प्लान एक्ट मोर केयरफुल। ठीक है, प्लान और एक्ट आपको ज्यादा अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता नहीं है फॉर्मल में क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से आप चलते हो, तो प्री डिफाइंड रहता है। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड है या आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है? ये ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस जल्दी से बन जाता है, इंस्टेंट बन जाता है लोगों का अपने लाइकिंग्स के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से प्लान करना पड़ता है और एक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इनफॉर्मल लीडर जो है वो lightens the burden of the formal manager and they try to fill in the gaps in the manager's ability। कभी ये भी हो जाता है ना, मैनेजर जो है वो हमारा इतना स्किलफुल नहीं है, या ज्यादा ऑटोक्रेटिक है, या ज्यादा अथॉरिटेरियन है। दैट इज कि जो उसका जो टेंडेंसी है वो है वन वे कम्युनिकेशन। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो इनफॉर्मल तरीके से लोगों से काम करवा पाते हैं। तो वो भी एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। डेट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट मीन्स ऑफ एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, इट इज वेरी फास्ट। नॉर्मली हमको पता है ना कि भाई अगर इनफॉर्मल है चीजें जल्दी पहुंच जाती है, फॉर्मल में क्या है, उनमें हायरार्की लेवल्स रहते हैं। ठीक है, स्केलर चेन रहती है, तो नॉर्मली आप कह नहीं सकते कि किस तरह कैसे कब और कब बात कहाँ जाएगी। यहाँ पर क्या है, ग्रेप वाइन आपने टर्म सुना होगा। ग्रेप वाइन क्या होता है? एक तरह से जैसे आप गॉसिप कर रहे हो, तो उससे ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है। तो इसमें क्या है, बातें बहुत जल्दी जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देखो चार तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपने 11th 12th में पक्के से पढ़े होंगे। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, इसको आप कैसे कह सकते हो? मिलिट्री, ट्रेडिशनल या स्केलर और हायरार्किकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके वर्टिकल रिलेशनशिप्स बनते हैं, वर्टिकल फ्लो रहता है। अथॉरिटी जो है वो वर्टिकली आती है, टॉप टू डाउन आती है। तो यहाँ पर लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है वो वर्टिकली ट्रेवल करती है, और यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो टॉप में सबसे ज्यादा रहेगी, और सबसे सक्सेसिव लेवल्स में वो जो अथॉरिटी है वो कम होती जाएगी। तो इससे हमें समझ में आ रहा है ना, ये जो रिलेशनशिप है ये अथॉरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप है, जो कि क्या है, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में। ठीक है, आपके सारे मेजर डिसीजंस कौन लेगा? एग्जीक्यूटिव जो है टॉप पे वो लेंगे। ठीक है, और जो इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स है वो क्या है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो यहाँ लाइन ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा कि ये है अनइंटरप्टेड सीरीज ऑफ अथॉरिटी स्टेप्स एंड इट फॉर्म्स अ हायरार्किकल अरेंजमेंट। ठीक है, the line authority not only becomes the avenue of command to operating person but also provides the channel for communication, control and accountability in the organization। ठीक है, तो ये है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें बेसिकली क्या बताता है कि सारे मेजर रूल्स जो है, रेगुलेशंस है, डिसीजंस है, ऑर्डर्स है, ये कौन ले रहा है? टॉप लेवल ले रहा है, और वो अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स को उसको फॉलो करने के लिए बोल रहा है। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पे जो कल्टीवेट होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मिलिट्री, ट्रेडिशनल या स्केलर चेन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, एडवांटेजेस और मेरिट्स जो है ये आपको करने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस, इकोनॉमिकल इफेक्टिव। डिसएडवांटेजेस मत करना, एडवांटेजेस जरूर समझ लेते हैं, कल को इस पे से कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम ये जरूर देख लेते हैं। कमांड्स, चलो अब यहाँ पे नॉर्मल जो जो चीजें, देखो कमांड से ही सारा काम होता है। जब हमने देखा कि ऑटोक्रेटिक रूल है, लीडरशिप का स्टाइल कैसा है? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब जैसे हिटलर स्टाइल जैसा, कि वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, जो आपसे बोला गया है उतना आपको करना ही है। तो ये जो है ये कमांड्स इसमें चलता है। यहाँ पर आप जो कमांड की चेन है इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते। दैट इज स्केलर चेन में हमने क्या देखा था, ए जो है उसके नीचे दो सबऑर्डिनेट्स है बी और सी, बी के नीचे एक और सबऑर्डिनेट है डी, सी के नीचे एक और सबऑर्डिनेट है ई। इस तरीके से अगर आपको ए को अगर सी से बात करनी है या ए को अगर ई से बात करनी है तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता।
उनको बी और सी के थ्रू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो ये स्केलर चेन है इसको आप स्किप नहीं कर सकते। यहाँ ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है कई दफे, पर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं वो अभी हम देखेंगे इसमें। इट इज द इजिएस्ट टू एस्टैब्लिश एंड सिंपलेस्ट टू एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉयज, मतलब इजीली फॉर्मुलेट। नॉर्मली बेसिक तरह का जो रिलेशनशिप होता है ना लाइन ऑर्गेनाइजेशन ही रहता है। इट फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर ऑटोक्रेटिक है, तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स रहेगी, प्री डिफाइंड रहेगी। आपको पता है आपको किस तरह की अथॉरिटी है और आपका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये भी उन्हें पता है। ठीक है, सबसे इकोनॉमिकल और इफेक्टिव यही है। इकोनॉमिकल और इफेक्टिव क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो लोअर लेवल है मैनेजमेंट उसको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का काम है, तो उनको अलग से आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के नहीं देना है, या उनको ऑटोनॉमी नहीं देनी है, या डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली सिर्फ कमांड ऊपर से आ रही है, आपको सिर्फ फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको जो है चीजें डिफाइंड रहती हैं, उस तरीके से ये इकोनॉमिकल और इफेक्टिव है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कंट्रोल। जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कंट्रोल आराम से कर सकता है सारी एक्टिविटीज को, क्योंकि वही है जो सारा रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है, तो वो डिसिप्लिन भी रखवा सकता है और पेनलाइज भी कर सकता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग भी इसमें होती है, क्योंकि उसको सबसे थोड़ी पूछना है। ठीक है, उसको तो सिर्फ अपने लेवल पर काम करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग हो गई। फ्लेक्सिबल और इलास्टिक किस सेंस में यहाँ पे, this system is flexible or elastic in the sense that as each executive has sole responsibility in its own position and sphere of work, he can easily adjust the organization to changing conditions. यहाँ पर होल सोल एक ही पर्सनालिटी है, एक ही मतलब बंदा है जो कि ये सब काम देखता है, या टॉप लेवल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो वो क्या है, आप चेंजिंग कंडीशन से ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सकता है। तो ये यहाँ पर आपको बार बार उन्होंने एक ही चीज जो है वो क्लियर कट बताई है कि यहाँ पे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी प्री डिफाइंड है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको कोई टास्क करना है तो स्केलर चेन के थ्रू ही हो सकता है और उसको आप स्किप नहीं कर सकते। आ जाते हैं हमारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड आ रहा है हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, देखो, इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द लाइन अथॉरिटी रिमेन्स द सेम, जो हमने ऊपर देखी। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक तो काम कर ही रहा है, अथॉरिटी जो है वो टॉप से बॉटम है, सब चीजें हो रही है। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एक इसमें ऐड हो गया। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये जो स्टाफ के बारे में बता रहे हैं ना, ये वो स्पेशलिस्ट लोग हैं जो उन लाइन मैनेजर्स के साथ काम करते हैं। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के साथ वो जो स्पेशलिस्ट है वो काम करते हैं, ताकि क्या हो, इंफॉर्मेशन ज्यादा कलेक्ट हो सके, परफॉर्मेंस बेटर हो सके, टाइमली हो सके, डिसिप्लिन रह सके। तो इन सब चीजों के लिए क्या हो जाता है, स्टाफ ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं जो कि हर एक लाइन मैनेजर को असिस्ट करते हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स से। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। The staff officers do not have any power of command. तो कमांड की पावर किसके पास है, वो अभी तक वही है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, लाइन मैनेजर्स के पास है। यहाँ पर सिर्फ उनको क्या है, सिर्फ उनको एडवाइस देना है, एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए ही बुलाया गया, इससे ज्यादा इनका कोई रोल नहीं होता। द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन विद दिस एक्सपर्ट स्टाफ इज नोन एज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो स्टाफ है वो नॉर्मली किस काम आता है, रिसर्च, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ठीक है, एस्टैब्लिशिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, इन सब के लिए काम आता है, जो कि नॉर्मली आपका कौन करता है, मैनेजर करता है। पर मैनेजर को वो चाहते हैं कि वो कुछ इंपॉर्टेंट काम करे, तो बाकी जो है स्टाफ मैनेजर्स, जो स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, उन सबको बोला जाता है कि आप इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए रिसर्च करिए, इसकी प्लानिंग कीजिए, इसकी शेड्यूलिंग कीजिए, फिर आप टॉप अथॉरिटी को इसके अप्रूवल के लिए भेजिए। तो यहाँ पर जो मैनेजर है वो थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा फ्री हो जाता है कि उसको सिर्फ इम्पोर्टेंट काम पे ध्यान देना है, बाकी उसको एडवाइस किससे मिलेगी, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगी विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे स्टाफ जो है वो भी तीन तरह का हो सकता है। जो स्टाफ है ना वो भी तीन तरह का हो सकता है। कैसा, देखो, एक तो पर्सनल स्टाफ, एक है आपका स्पेशलाइज्ड स्टाफ, और एक है आपका जनरल स्टाफ।
देखो पर्सनल स्टाफ क्या है, हियर द स्टाफ ऑफिशियल इज अटैच्ड एज अ पर्सनल असिस्टेंट और एडवाइजर टू द लाइन मैनेजर। जैसे कि हम मैनेजिंग डायरेक्टर का ही कोई सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे हैं या उनका असिस्टेंट अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो एक क्या है, पर्सनल स्टाफ। स्पेशलाइज स्टाफ कैसे हो गया, जैसे R&D है हमारा, या हमारे अकाउंटिंग ऑफिसर्स है ना, उनके नीचे अगर कोई स्टाफ काम कर रहा है असिस्टेंट्स के रूप में। नेक्स्ट है आपका जनरल स्टाफ, जो सिर्फ एडवाइस देने के काम आता है, जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर है, टेक्निकल एडवाइजर है, वो आ गया आपका जनरल स्टाफ। तो 3 तरह के स्टाफ देखे हमने, पर्सनल स्टाफ, स्पेशलाइज्ड और जनरल स्टाफ। ठीक है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है वही इन्होंने वापस बताया है कि अंडर दिस सिस्टम देयर आर लाइन ऑफिसर्स। लाइन ऑफिसर्स तो है, लाइन एंड स्टाफ की बात कर रहे हैं, तो लाइन ऑफिसर्स भी हैं और स्टाफ ऑफिसर्स भी है। लाइन ऑफिसर्स वो है जिनके पास अथॉरिटी और कमांड है, ठीक है। और स्टाफ ऑफिसर्स कौन से हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड में, और उनको क्यों रखा गया है, क्योंकि वो क्या करेंगे, एक्सपर्ट एडवाइस देंगे, ठीक है। जो स्टाफ ऑफिसर्स हैं वो प्लान्स बनाते हैं और लाइन ऑफिसर्स को उनके बारे में एडवाइस करते हैं। और it is this line and staff organization is based on the principle of specialization। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। It is based on the principle of specialization। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस। It brings expert knowledge to bear upon the management and operating problems। अगर लाइन ऑफिसर्स को कहीं पर भी ऐसी ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो स्टाफ ऑफिसर्स की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि उनका एक्सपर्ट नॉलेज है, एक्सपर्ट एडवाइस है। तो ये सिर्फ लाइन ऑफिसर्स को ही नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट करता है। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस आप हर एक इंपॉर्टेंट मैनेजरल एक्टिविटी का कर सकते हो, क्योंकि स्टाफ ऑफिसर्स हैं और उनको नॉर्मल रूटीन के काम नहीं करने, उनको क्या करना है, डिटेल्ड एनालिसिस करना है या एक्सपर्ट एडवाइस देना है। तो यहाँ पर जो है वो रूटीन काम को छोड़ के जो उनका एक्सपर्ट वर्क है वो उस पर ज्यादा फोकस्ड रहेंगे और मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, ये इस तरह से एक्सपर्ट एडवाइस देकर वो क्या करते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करते हैं। और हमने अभी ये देखा ही कि इट इज बेस्ड अपॉन द प्लान स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो ये लास्ट है इसमें, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हैज अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस that new specialized activities can be added to the line activities without disturbing the line procedure। लाइन प्रोसीजर को डिस्टर्ब किए बिना आप कुछ नई एक्टिविटीज या नए स्फेयर्स भी ऐड कर सकते हो और अपने लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका आप स्कोप ज्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इन सब में हमने 2 आज ऑर्गेनाइजेशंस देखे। पहले तो हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखा, फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखा, और उसके अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन देखा। आगे के सेशन में हम आगे कवर करेंगे अपने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने पढ़ा होगा अपने 11th 12th में, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, इनको कवर करेंगे।